अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सोशल चेंजेस इन यूरोप के बारे में, कि किस तरीके से यूरोप के अंदर सोशल चेंजेस हो रहे थे। ठीक है ना। आपको पता है कि मैंने आपको बता रखा है कि यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखा जाता है। देखिए, बहुत सारे जो चीजें चेंजेस हुई ना, उसके पीछे वन रीजन था जो सबसे ज्यादा, आप कह सकते हो, मोस्ट रीजनल रीजन था। वो ये था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी चीजें बदली सोसाइटी के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, आप कह सकते हो। ठीक है ना। आप देखोगे कि सोशल चेंजेस भी उनमें से एक था। किस तरीके से सोसाइटी चेंज हो रही थी, डेवलप हो रही थी, नए नए रेजिम्स देखने को मिल रहे थे। तो उसके पीछे रीजंस क्या था, कैसे चीजें हो रही थी। ठीक है ना? आपको पता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा था, नए नए सिटीज का इमरजेंस हो रहा था। क्यों क्यों इमरजेंस हो रहा था? क्योंकि लोगों के जो खेत थे ना, वो बर्बाद हो रहे थे, और उस पे नोबेल लोगों का ज्यादा अधिकार होता था, प्रॉफिट नहीं मिलता था। और भी बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से लोग जो थे अपने खेतों को छोड़ करके इंडस्ट्रीज की तरफ मूव करने लगे, यानी ऐसे एरियाज में मूव करने लगे जहाँ पे छोटी मोटी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश थी। ठीक है ना। अब इसकी वजह से नए नए सिटीज का इमरजेंस देखने को मिल रहा है। नए सिटीज इमर्ज होते हैं तो इसकी वजह से आपको पता है क्या होगा कि जो बिजनेसमैन होंगे वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेंगे। जब प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के प्रॉफिट जो होगा बिजनेसमैन का वो भी बढ़ेगा, और जाहिर सी बात है कि जब प्रॉफिट बढ़ता है तो उस प्रॉफिट का इस्तेमाल जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं मोर इन्वेस्टमेंट में करते हैं, जिसकी वजह से देखोगे आपके नए नए इंडस्ट्रियल एरियाज का भी इमर्जेंस देखने को मिलता है। नए नए इंडस्ट्रियल एरियाज को भी देखने को मिलता था। इसके अलावा इसकी वजह से ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से जो सबसे ज्यादा बड़ी चीज हुई वो था रेलवे का एक्सपेंशन। रेलवे का एक्सपेंशन क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, पहले लोग क्या करते थे, एक स्पेसिफिक अमाउंट में कमोडिटीज को या गुड्स को प्रोड्यूस करते थे, और वो स्पेसिफिक एरियाज के लिए ही होता था। लेकिन जब लोगों का क्या बढ़ा, मूवमेंट बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, तो प्रोडक्शन वो अब एक जगह पे के लिए उतना, मतलब कि इनफ था, और बचा हुआ जो था उसे एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रेवल कराना पड़ता था। इसके लिए क्या किया गया, रेलवे का एक्सपेंशन किया गया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आप पढ़ते होगे, जब तक किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होगी आप उस चीज के बारे में नहीं सोचोगे। उसी तरीके से नए रेलवेज का एक्सपेंशन हुआ, वो इस वजह से हुआ क्योंकि उन्हें सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना था। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से, ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत सारी चीजें हुई। कुछ आपको इसमें प्रॉस देखने को मिलेंगे, कुछ आपको कॉन्स देखने को मिलेंगे। एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट वर द प्रोज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप, या व्हाट वाज द कॉन्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप। और इन्हीं कॉन्स की वजह से सोसाइटी के अंदर चेंजेस आते हैं और सोशलिज्म का इमरजेंस देखने को मिलता है, ये कॉन्स की वजह से। ठीक है ना। प्रोज की वजह से तो नहीं, लेकिन कॉन्स की वजह से आप देखोगे कि सोशलिज्म को इमर्ज होते हुए देखा जाता है। ठीक है ना। अब कैसे होता है जरा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर बात किया जाए कि सोसाइटी के अंदर अच्छी चीजें क्या थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से क्या चीजें था, तो आप देखोगे नए नए सिटीज का एक्सपेंशन होता है। न्यू सिटीज वर फॉर्म या फिर एक्सपैंड। ठीक है ना। इसके अलावा आप देखोगे इंडस्ट्रियल में नए नए रीजन्स का फॉर्मेशन होता है, नए नए इंडस्ट्रियल हब बनाए जाते हैं, क्योंकि एक चीज की वजह से दूसरी चीज का फॉर्मेशन होता है जब आपस में सारी चीजें इंटरलिंक्ड हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात की जाए, सपोज करो आप क्या कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो। फार्मिंग में आपको जरूरत महसूस हुई कि हम क्या करें, बड़े पैमाने पे फार्मिंग करें, तो हम क्या करेंगे, अकेले एक के बस की बात नहीं कि इतना बड़ा हम फार्मिंग करें कर पाए, तो हमने क्या किया, हमने 10 किसानों को और रख लिया काम करने के लिए। प्रोडक्शन बढ़ा तो हमने अपना एरिया भी बढ़ा दिया। अब इन 10 के बस की भी बात नहीं है
कि हम क्या कर सकें, इतने बड़े एरिया पे क्या कर सके, एग्रीकल्चर कर दिया। तो फार्मर ने क्या किया, जो उसका लैंडलॉर्ड है उसने एक ट्रक खरीद के दे दिया। जब ट्रक खरीद के दिया तो पहले ट्रक की आवश्यकता तो महसूस हुई होगी। अब इस ट्रक को बनाने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग हब की जरूरत पड़ेगी, उसकी फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई होगी, वहां पे उसके पार्ट्स अलग अलग जगहों पे बनते होंगे, कहीं एक जगह आकर के असेंबल होते होंगे। तो एक की वजह से फार्मिंग हो रही है, फार्मिंग बढ़ रही है, लेकिन उसकी वजह से और भी चीजें आपस में इंटरलिंक होने की वजह से वो सारी चीजें भी ग्रोथ करने लगती हैं। ठीक उसी तरीके से आप देखोगे कि जब इंडस्ट्रीज फॉर्म हो रहे थे तो नए नए इंडस्ट्रियल एरियाज का फॉर्मेशन हो रहा था, और उसकी वजह से नए नए और टाइप्स के इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। रेलवे का और ट्रांसपोर्टेशन का तो आपने एक्सपेंशन देख ही लिया है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपकी थी। अगर लेकिन बैड वेज की बात किया जाए, अच्छाइयाँ कम थी और बुराइयां ज्यादा थी। बैड वेज की बात किया जाए, इसकी कॉन्स की बात किया जाए, तो सोसाइटी के अंदर जो वेजेस थी ना वो बहुत ज्यादा कम थी। उनको अच्छी हॉस्पिटैलिटी नहीं दी जाती थी। लैक ऑफ हॉस्पिटैलिटी किसको, वर्कर्स को, ठीक है ना। सैनिटेशन प्रॉब्लम इतना ज्यादा गंदा था, इतना ज्यादा गंदा था कि पूछिए मत, जिसकी वजह से वहां के लोग हेल्थ इश्यूज को हमेशा फेस करते थे। प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा जो होता था वो आपके इंडस्ट्रियल रखते थे। अब सोसाइटी में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, कितने देर तक कोई सहन करेगा। जैसे हमारे देश की बात किया जाए तो हमारे देश में शुरू शुरू में जब ब्रिटिशर्स आए हमारे ऊपर रूल किए, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमारे ऊपर ऑलरेडी बाहर वाले ही रूल ओवर कर रहे थे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब इन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू किया हमारे लिए, हमारे लोगों को परेशान करना शुरू किया, हमारे इंडस्ट्रीज को तबाह बर्बाद करना शुरू किया, तब जाकर के कुछ लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया। ठीक उसी तरीके से जब ये सारे प्रॉब्लम्स कुछ टाइम तक तो लोगों ने सहा, फिर जब ये प्रॉब्लम हद से ज्यादा बढ़ गई तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोग सामने आए, और जो वो आइडिया प्रेजेंट किए सोसाइटी के अंदर, उसी आइडिया को बोला जाता है सोशलिज्म। अब वो आइडियाज क्या था, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं द कमिंग ऑफ द सोशलिज्म। सोशलिज्म किस तरीके से यूरोप के अंदर आया, उसके बारे में बात हम करने जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे सीरियस इश्यूज देखने को मिलते हैं सोसाइटी के अंदर, बहुत सारे, ठीक है ना। इन प्रॉब्लम्स को, इन सीरियस इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कुछ कह सकते हैं, कुछ फिलोसफर सामने आते हैं, और ये फिलोसफर्स क्या करते हैं, अपने अपने आइडिया रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सबका आइडिया थोड़ा बहुत एक दूसरे से मिलता जुलता था, ठीक है ना। और इन आइडियाज को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों को जो थे वो एक तरीके से सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को बयान करते थे। मतलब उनका ये मानना था कि सोसाइटी किस तरीके से चलनी चाहिए, सोसाइटी जो होनी चाहिए वो सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट पे चलना चाहिए, और उनके अकॉर्डिंग सोशलिज्म का मतलब था क्या, उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। या इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा कि एक्सप्लेन दैट हाउ द सोशलिज्म केम इन यूरोप, या फिर ये पूछेगा इंडिविजुअली एक्सप्लेन द आइडियाज ऑफ रॉबर्ट ओवन, लुइस ब्लैंक, कार्ल मार्क्स, सबके आइडियाज के बारे में पूछेगा इंडिविजुअली, ठीक है ना। अब देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं लुइस ब्लैंक के बारे में। लुइस ब्लैंक के बारे में बात करते हैं। लुइस ब्लैंक भी एक तरीके से क्या थे, एक फिलोसोफर थे जिनका ये मानना था कि जो सोसाइटी होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, वो जो लोगों के द्वारा क्या करना चाहिए, चलाया जाना चाहिए। जो भी आपके बड़े बड़े इंडिविजुअल्स, सॉरी, जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो उस पे किसी एक का मालिकाना हक नहीं होना चाहिए, उस पे सोसाइटीज का हक होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के बलबूते पे ही वो इंडस्ट्रीज या जो भी चीज है वो आगे बढ़ रही है। समझ में आ रहा है। अगले जो थे हमारे वो थे रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन का क्या मानना था कि सोसाइटी जो है किसी एक के भरोसे नहीं चलना चाहिए। जो बात लुइस ब्लैंक ने कही वही बात इन्होंने बोला कि सोसाइटी, सॉरी, जो आपकी प्रॉपर्टी, सॉरी, जो प्रॉपर्टीज है वो आपके किसके भरोसे चलना चाहिए, किसी एक के भरोसे नहीं चलना चाहिए, किसी इंडिविजुअल के भरोसे नहीं चलना चाहिए, बल्कि
कोऑपरेटिव सोसाइटीज का फॉर्मेशन करके चलाना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सोसाइटी इंडस्ट्रीज को या जो भी चीज प्रॉपर्टीज को चलाना चाहिए। इसके लिए इन्होंने एक ग्रुप का फॉर्मेशन किया था। रॉबर्ट ओवन, एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यूज में, हु फॉर्म द न्यू हार्मनी, नाम था इनका, इनके ग्रुप का, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात की जाती थी, न्यू हार्मनी। ठीक है ना। इसके बाद से आते हैं अगले हमारे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है ना। कार्ल मार्क्स 19वीं सेंचुरी के एक बहुत बड़े फिलोसफर थे और जिनका ये मानना था कि इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन है वो सोसाइटीज को अलग अलग क्लास में डिवाइड करने का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है। इनका ये मानना था कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो सोसाइटी को अलग अलग क्लास में डिवाइड करने कर रहा है। मतलब एक सोसाइटी बहुत ज्यादा पुअर होती जा रही है, एक सोसाइटी बहुत ज्यादा रिच होती जा रही है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता जा रहा है और इसे हमें क्या करना है, किसी तरीके से इसे कम करना है। समझ में आ रहा है। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया था, सोसाइटीज के अंदर इन्होंने क्या किया था, इस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए जो आपके पुअर और रिच के बीच में जो खाई है उसे कम करने के लिए सोसाइटीज के अंदर इन्होंने बहुत सारी मुहिम चलाई। इसके बाद इनके बारे में आप चाहे तो विकिपीडिया वगैरह पे सर्च करके इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस 2-3 पॉइंट पूछा जाता है इसमें। ठीक है ना। 3-4 पॉइंट आप लिखेंगे, आपको 3 नंबर 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें कार्ल मार्क्स की अगर आइडियोलॉजी की बात किया जाए, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी क्या था, तो इनका ये मानना था ना कार्ल मार्क्स का कि कि आप कह सकते हो कि उनका ये मानना था, जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने देखा कि सोसाइटी में ना जो स्ट्रगल है वो सोसाइटी जो है वो क्लास में डिवाइड हो गई, या यूं समझे सिंपल लैंग्वेज में, सोसाइटी में 2 क्लास का फॉर्मेशन होता है। ये कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना था आइडियोलॉजी, कि सोसाइटी 2 ग्रुप में बढ़ गई है, एक पुअर या यूं कह सकते हैं जिसे अपने लैंग्वेज में वो लोग बोलते थे बोर्गीज, और दूसरे थे आपके प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट और बोर्गीज। अब ये बोर्गीज कौन थे, ये बोर्गीज बेसिकली कैपिटलिस्ट लोग थे। कैपिटलिस्ट अब किसे बोला जाता है, कैपिटलिस्ट मतलब वो होता है जो सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है, सिर्फ प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है। ऐसे लोगों को कैपिटलिस्ट बोला जाता है। उनके लिए सबसे बड़ा जो ईश्वर है वो पैसा है। ठीक है ना। और ये जो सोसाइटी थी बेसिकली, ये लोग क्या थे, ये लोग लेबर थे जो अपने लेबर को सेल करते थे इनके लिए काम करके, बदले में कुछ पैसा मिलता था इन्हें। ठीक है ना। और इनका ये मानना था, कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि ये जो कैपिटलिस्ट है या बोर्गिस जो सोसाइटीज है, इनका क्या करती है, शोषण करती है। समझ में आ रहा है। इनका क्या करती है, शोषण करती है। और इन लोगों को चाहिए, जो प्रोलेटेरिएट हैं, इनको चाहिए कि इन कैपिटलिस्ट को हटा करके इनके प्रॉपर्टीज पे अपना अधिकार कर ले। एक रिवोल्ट करें और रिवोल्ट करके इन वर्किंग क्लास जो लोग हैं इनको क्या किया जाए, ये लोग कैपिटलिस्ट के सिस्टम को ओवरथ्रो कर दें, उखाड़ फेंकें इन लोगों को। इनका ये मानना था। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि हमारे वहां पे, हमारे मतलब यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। उन प्रॉब्लम्स को मैंने आपको बता दिया। इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए कुछ लोग सामने आते हैं जो सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को फॉलो करवाने की बात करते हैं। उसी में से एक पर्सन से जिनका नाम था रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन रॉबर्ट ओवन का मानना था कि सोसाइटी जो थी वो आपकी क्या थी, इसमें प्रॉपर्टीज शुड बी नॉट रन बाय एन इंडिविजुअल। प्रॉपर्टीज जो है वो किसी एक के हवाले से नहीं चलना चाहिए। वो सोसाइटी, वो प्रॉपर्टीज जो होना चाहिए कोऑपरेटिव बेस्ड होना चाहिए।
यानी उसको अपलिफ्ट करने में, जैसे आपकी इंडस्ट्री है, सिर्फ अगर आपके जो मालिक अंबानी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात किया जाए, सिर्फ अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आप कहोगे कि इसे सिर्फ अंबानी ने बूस्ट किया है, इसे अंबानी ने इतनी ऊंचाई पे बनाया, तो ये सरासर गलत है। उसमें जो काम करने वाले लेबर हैं, उनकी वजह से ये इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है। समझ में आ रहा है? तो अंबानी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि अपने प्रॉफिट में से इनको भी कुछ ना कुछ क्या दिया जाए, शेयर दिया जाए। समझ में आ रहा है? तो ये था आपका रॉबर्ट वन का बेसिकली आइडियाज। लुइस ब्लैंक भी सेम इसी तरीके से बात करते थे। बस उनका ये मानना था कि जो प्रॉपर्टी है वो कोऑपरेटिव बेस पे चले, इंडिविजुअल न हो, लेकिन जो कोऑपरेशन का जिम्मा उठाए वो गवर्नमेंट उठाए। ये किसका मानना था आपका? लुइस ब्लैंक का मानना था। यानी प्रॉपर्टी शुड नॉट बी रन बाय द इंडिविजुअल बट बाय द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? सारे लोग मिलकर के ना चलाएं, गवर्नमेंट उसे चलाए। समझ में आ रहा है? जैसे अगर हम अपने देश की बात की जाए तो हमारे वहाँ पे क्या है, हमारे वहाँ पे आप देखोगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी है, हमारे वहाँ पे गवर्नमेंट भी वेलफेयर स्कीम के थ्रू सोसाइटी चलाती है, और इंडिविजुअल राइट्स भी है। हमारे वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी देखने को मिलेंगे आपको, सरकारी हॉस्पिटल भी देखने को मिलेंगे। यानी हमारा जो देश है वो इंडिविजुअल पे भी बेस होता है और आपके कोऑपरेटिव पे भी बेस्ड है। समझ में आ रहा है? अगले जो हमारे हैं वो है हमारे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि सोसाइटी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो सोसाइटीज है वो दो ग्रुप में या दो क्लासेस में बट गई है। एक को बोला जाता है बोर्गिस, दूसरे को बोला गया प्रोलेटेरिएट। बोर्गिस कौन थे? बेसिकली कैपिटलिस्ट लोग होते हैं जिनका मकसद सिर्फ सिर्फ पैसा कमाना होता है। और ये जो प्रोलेटेरिएट हैं, ये लोग कौन है? ये बेसिकली लेबर लोग हैं। और इन लेबर्स का क्या काम होता है? इनको सर्व करना, अपनी श्रम बेचना, अपने लेबर को बेचना, अपनी मेहनत को बेचना, बदले में ये कुछ इनको पैसे देते हैं। समझ में आ रहा है? जिसकी वजह से जो गरीबी और अमीरी की खाई है वो बढ़ती जा रही है। तो कार्ल मार्क्स का क्या मानना था कि ये जो लेबर हैं इनको क्या करना चाहिए, ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं इनको सोसाइटी से ओवरथ्रो कर देना चाहिए, उखाड़ फेंकना चाहिए। समझ में आ गया? ये भी सारा मतलब कि एक तरीके से कह सकते हो, देखो करना क्या चाहिए ये आप अपनी बुद्धि से खुद सोचिएगा जरा सा। पैसे किसके पास हैं? बिजनेसमैन के पास। अगर जो वर्कर्स हैं इस बिजनेस को ओवरटेक कर लेते हैं, ओवरथ्रो कर देते हैं, उनकी इनके राइट्स को क्या करते हैं, उखाड़ फेंकते हैं, तो सोसाइटी कैसे चलेगी? किसके बल पे चलेगी? पैसे इनके पास हैं, क्या ये फिर दोबारा से कोई इंडस्ट्री सेटअप करेंगे? नहीं, मैं क्यों करूं, जब फिर से इंडस्ट्री पैसे मैं लगाऊं, सब कुछ मैं करूं, दोबारा से आकर के कोई और इस पे कब्जा जमा ले रहा है, मैं क्यों इंडस्ट्री सेटअप करूं? जब इंडस्ट्री नहीं सेटअप होगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो सोसाइटी बुरी तरीके से काम करेगी, लोग चोरी चमारी डकैती इस सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? इस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी थी इससे बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बहुत सारे लोग इससे बचते हैं। समझ में आ रहा? चलिए, यहाँ तक तो आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं।